कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अभी थोड़ा सा 2-4 दिन वेट करते हैं, यानी 2-3 दिन वेट करते हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने अखबारों में सुना होगा कि यूकेपीएससी के माध्यम से आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे या किसी और आयोग के माध्यम से, और उसका जो प्रस्ताव होगा सरकार उसको कैबिनेट में लाने की कोशिश कर रही है। यानी कैबिनेट में लाने का जो प्रपोजल है सरकार का, तो संभवतः कल कितनी 9 सितंबर है ना, तो शायद 9 है, कल कितनी है, जितने भी है 7, 8, 9 जो भी होगा, तो शायद कल आपका कैबिनेट में वो प्रपोजल आए, प्रस्ताव आए। उसके बाद अगर उसमें मोहर लग जाती है, कंफर्म हो जाता है कि आपके एग्ज़ाम जो होंगे यूकेपीएससी कराएगा, तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ, मैं इंडिविजुअली नहीं जानता हूँ, क्योंकि कहने वाले तो कहते रहेंगे, बच्चों कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पेंडिंग है। और एग्ज़ाम अगर पेंडिंग है, ये बहुत बढ़िया, मेरी नज़रों में बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा सरकार का, अगर वो यूकेपीएससी के माध्यम से इस चीज़ को, एग्ज़ाम को कंटिन्यू कर दे, ना कि इस चीज़ का वेट करे कि यूके ट्रिपल एस सी में जो चीज़ें पटरी पे आएँ। ठीक है, तो ताकि आपके जो पटवारी, लेखपाल, दरोगा वगैरह है, ये सारे एग्जाम होते रहें, यानी चलते रहें, तो बच्चों का पढ़ने में भी मन लगा रहता है। यानी वो कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि हाँ एग्जाम हो रहे हैं तो यार हमें पढ़ना चाहिए। वरना क्या होता है कि एग्जाम जब हो, मतलब पता होता है कि यार अभी कोई एग्जाम नहीं है, तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता। दूसरा, कल मैं सीएम सर का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, कहीं पे कोई उनका, मतलब शायद कहीं पे बोधिसत्व का था, कहीं पे गए थे वो, वहाँ उन्होंने लास्ट में एक चीज़ कही, मैं पूरा क्या कहा वो नहीं बोलूँगा, लास्ट में एक लाइन बोली उन्होंने कि हम जल्दी ही एग्जाम करवाने वाले हैं, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखो। ये स्टेटमेंट अगर उन्होंने बोला तो मैंने उसको कोट किया। तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत आशावादी हूँ बच्चों, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो छात्र मुझसे तैयारी करते हैं वो भी इसी प्रकार से आशावादी रहें, और आशावादिता के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, यूकेपीएससी से एग्जाम कराने का मतलब आपके लिए बेहतर होगा। मैं अभी से गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके लिए बेहतर होगा, किसके कंपैरिजन में, यूके ट्रिपल एससी के। उसके पीछे क्या तर्क होंगे उस पर आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं एक आध दिन का वेट कर रहा, कंफर्मेशन हो जाएगी तो उसी के हिसाब से आपके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों भले ही सिलेबस सेम होगा, पैटर्न भी सेम होगा, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज हो जाएंगे। यानी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर मैं वर्क करूंगा, और थोड़ा सा मुझे वेट इसीलिए करना पड़ रहा, इसीलिए मैंने आज क्लास नहीं दी। ठीक है, साथ ही साथ कई बच्चों ने कल कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आरओ की विज्ञापन पे इसका क्या असर पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा बच्चों, वो तो अलग चीज है। आरओ के विज्ञापन में सबसे बड़ा टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो राजस्व परिषद के संभवतः उसमें पद जुड़ने वाले हैं, उन्होंने अपना अध्याचन नहीं भेजा ताकि वो कंबाइंड अध्याचन आपका निकल सके। तो 3 जगह के लिए आपका एग्जाम होना है, एक होना है आपका यूकेपीएससी के लिए, एक होना है आपका सचिवालय के लिए, और एक होना है आपका राजस्व परिषद के लिए। ठीक है, तो कई बच्चे बार बार ये कमेंट करते हैं, यानी मतलब पहली बार आप लोग देखना, मेरे पिछले 2 से 2.5 साल के इस यूट्यूब की जर्नी में पहली बार मैं आपके लिए इस प्रकार की कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ। मतलब इतनी रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे, ये चीज़ पूछते हैं, क्योंकि आइडिया नहीं होता बच्चों। देखो, जब हम शासकीय सेवा में हम खुद नहीं थे, हमें भी चीज़ों का पता नहीं रहता था कि यार वहाँ जाके क्या रहता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, बहुत मन करता है जानने का, बट मन मेरा नहीं था कि मैं बताऊँ कि क्या होता है, क्योंकि ये तो बात की बात है ना, जब निकल जाओगे उसके बाद ये चीज़ें बताना बेहतर होता है। लेकिन तो आज क्योंकि वीडियो जो अभी मैं वेट कर रहा हूँ किस होना क्या है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूँ कि किस तरीके से आपके सरकारी सेवा में, यानी सरकारी सेवा में आपकी सैलरी का निर्धारण होता है। ध्यान से समझना है। ठीक है, दूसरी चीज़, तो अगर आपको एक मोटा मोटा अनुमान होगा, एक आइडिया होगा कि हाँ इस प्रकार से सैलरी का निर्धारण होता है, हम लोग लगभग इतनी सैलरी स्टार्टिंग में अगर गेन करेंगे तो हम लोग क्या करें, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, इधर उधर होते हैं, अदर स्टेट में जॉब कर रहे होते हैं, उत्तराखंड के होते हैं, सेंट्रल की जॉब कर रहे होते हैं, तो स्टेट में आना चाहते हैं, ये होता है, घर के पास आना हर कोई चाहता है। ठीक है, तो वो भी ताकि अपना मन बना ले कि यार होगा क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक जनरल बात बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, अब ये आपके लिए एक प्रकार के जानने वाली चीज़ है। यानी कल के दिन एक कॉपी पकड़ लीजिए, मतलब अगर आपकी जो भी कॉपी होगी उसको पकड़ लीजिए, उस कॉपी में ही फॉर्मूला लिख लेना। इसी से आप जिस भी नौकरी में जाएंगे, जिस चीज़ की भी तैयारी करेंगे, उसकी सैलरी आप खुद ही निकाल लोगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, पहले चलता था बच्चों ग्रेड पे, आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेड पे, अब इसका दौर चला गया। ठीक है, इसकी जगह अब जो शुरू होती है टर्मिनोलॉजी होती है बेसिक सैलरी, यानी बेसिक पे जिसको बोलते हैं, यानी बेसिक सैलरी या बेसिक पे। अब इसका टाइम शुरू हो गया कि किसी का बेसिक पे कितना है। ठीक है, तो जहां पर ग्रेड पे हुआ करता था, ये जो वेतनमान है 2016 के बाद का जो ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वो कैसे अब इस चीज को निर्धारित करता है उसको आप लोगों ने समझना है। ठीक है,
अब पहले क्या होता था, आपने सुना होगा 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे, 6600 ग्रेड पे, और 7600, 8700, 8900 ऐसे बनते थे ग्रेड पे, ठीक है। अब उसकी जगह बेसिक सैलरी होगी, यानी अब लेवल चलते हैं, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे चलता रहेगा, मतलब जैसे 3 से शुरू करें, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 ऐसी लेवल 8 भी कर दो, मतलब ये कुछ भी लिख लो आप लोग, ठीक है। लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10। अब क्या होता है आज के समय में, ये लेवल होते हैं बच्चों, ठीक है। और इस लेवल में हर किसी लेवल का क्या होगा, बेसिक पे लिखा होगा, मैट्रिक्स होती है बेसिक, ठीक है। जैसे आप कोई भी है, जैसे सपोज लेवल 8 की जॉब में जा रहे हो, तो उसकी बेसिक पे या बेसिक सैलरी अगर ये लिखा है 47,600, इस प्रकार से अगर लिखा है, या लेवल 9 में अगर लिखा है 49,000, इस प्रकार से कुछ भी लिखा हो सकता है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम लेवल 8 का ही लेके चलते हैं, ताकि आपका लेवल 8 में एक तस्वीर क्लियर हो जाए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली सपोज आरओ एआरओ वाली की एग्जाम की, ठीक है, आरओ की कर रहे हैं, ये मान के चल लो, ठीक है, जो आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं। आरओ एआरओ में बहुत डिफरेंस नहीं आता सैलरी का, ठीक है। एग्जाम एक होता है, सब चीज होता है, 3, 3.5, 2, 2.5, 3, पौने 3, 4,000 का अंतर आता है। फ्यूचर में क्या डिफरेंस आएगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो सपोज हम आरओ से ही शुरुआत करते हैं। अब आपको कैसे लिखना है, ठीक है, आप कैसे अपना कैलकुलेशन करोगे। जब कभी भी आप किसी भी विज्ञापन में पढ़ते हो, उसमें लेवल लिखा होता है, यानी आपका जो वेतनमान होता है इतने से इतने तक लिखा होगा। कभी गौर किया आपने, ब्रैकेट में लिखा होता है 44,902 इतना, 1 लाख, 2 लाख इतना रुपया, इस टाइप से। तो आप जब कभी जो फॉर्म भरोगे, ठीक है, वो ये चेक करना कि किस लेवल का फॉर्म है, और गूगल पे जाके ये चेक कर लेना, लेवल मैट्रिक्स निकाल लेना। मतलब अभी आज डाउनलोड भी आप चाहे तो कर सकते हो, ताकि आप एक आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाए कि हाँ हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम उससे क्या गेन करेंगे, ठीक है। नौकरी अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, लेकिन आखिरकार पेट तो पालना ही है बच्चों, ये तो आप जानते ही, कुछ तो मिले। तो आप लोग गूगल पे जाके एक चीज डाउनलोड कर लेना, सैलरी का जो मैट्रिक्स है, यानी लेवल मैट्रिक्स ऑफ सैलरी, कुछ इस टाइप से डाल देना, वो चार्ट टाइप का आ जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 6, लेवल 5। तो उसका क्या होगा, जैसे सपोज हम आरओ से ही शुरू करते हैं, तो आरओ का जो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी या बेसिक पे आपकी स्टेट में कितना है, 47,600, या यहाँ पर, ठीक है। अब हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, सेंट्रल लेवल में अलग हो सकता है, यूपी का क्या है वो देखने वाली बात है, लेकिन हमारे स्टेट का ये है। तो कभी भी किसी भी चीज की सैलरी अगर निर्धारित करते हो, हम ये निर्धारित करते हैं पहला वेतन, जो यानी पहले दिन कितना मिलेगा, पहला वेतन। पहला वेतन का मतलब जब आप पहली बार वहां पर पद पे गए, क्योंकि ऐसा होगा जो आज से आपसे 5 साल पुराना होगा, उसकी सैलरी लेवल भले ही हुई होगा, लेकिन सैलरी बहुत डिफरेंस आ जाएगा इन कंपैरिजन की जो आज पहली बार ज्वाइनिंग कर रहा है, पहले मंथ की सैलरी ले रहा, ठीक है। तो लेवल सबसे पहले चेक किया जाएगा, उसकी बेसिक सैलरी, बेसिक पे क्या है, यानी सबसे पहला काम होता है बेसिक पे का, ठीक है। इसके बाद इसमें चेक किया जाता है बच्चों महंगाई भत्ता कितना है, यानी इसको बोलते हैं डीए। डीए कितना परसेंट चल रहा है वो देखा जाएगा। और डीए कैसे निकलता है, जो रेट चल रहा होगा वो किसका बेसिक पे का डीए में परसेंटेज, यानी बेसिक पे इंटू डीए का जो रेट चल रहा होगा, डीए बाय 100, ठीक है। ये इसकी जो वैल्यू निकलेगी, कहने का मतलब है बेसिक पे आपका जो होगा, जो भी आपका बेसिक पे होगा, यानी आपका अगर 47,600 है, तो आपका डीए चेक किया जाएगा कि कितना परसेंट अभी डीए चल रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक साल में सैलरी में कितना तक डिफरेंस आ जाता है, यानी आपको कितना इनकरेज मिलेगा, आपको कितना प्रोत्साहन देती है सरकार, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो डीए क्या होता है अपने आप में, जो रेट चल रहा होगा, बेसिक पे पे डीए लगता है, यानी जो डीए लगता है वो किस पे लगेगा, बेसिक पे पर डीए लगता है। बेसिक पे पर डीए निकालोगे, डीए निकालना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये समझ नहीं आया, अब समझाता हूं। देखो सपोज आपकी सैलरी, आपकी बेसिक पे आपने चेक किया 47,600, उस पे अगर अभी के टाइम, आज के टाइम डीए का रेट जैसे 34% चल रहा है, वो आपको पता होगा कि डीए कितना परसेंट चल रहा है, 34% अगर चल रहा है लगभग, ठीक है। तो अगर 34% चल रहा है, तो आप क्या निकालोगे, बेसिक पे का 34%, यानी 47,600 का
34%। इस तरीके से आप लोग क्या निकाल दोगे, अपना बेसिक पे पर डीए निकाल दोगे। तो जो ये डीए आएगा आपका, जितना भी डीए आएगा, सपोज अब मैं ये इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, ठीक है, 100 करो, इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ध्यान से समझना, इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। सपोज इसकी वैल्यू यानी 47,600 का 34% कितना हुआ, लगभग 33%, यानी उसका आधा, फिर उसका आधा, जब मान के चलिए लगभग 16,000 रुपए मान के चलिए। इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, अब आप ये मत कहते ना सर आपने कैलकुलेट करके इतना लिख दिया। सपोज इसकी वैल्यू जो आई वो 16,000 आई, यानी डीए आपका सपोज 34% चल रहा और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16,000। तो आप तुरंत क्या करोगे, अपने बेसिक पे में, इस बेसिक पे में डीए जोड़ दोगे, यानी कितना हो गया, सपोज 16,000, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, जैसे ही आपने क्या किया, बेसिक पे यानी आपकी सैलरी कैसे बन रही, देखो बेसिक पे प्लस डीए लिख दोगे उसमें, यानी जो महंगाई भत्ता है। अब ध्यान रखना, ये डीए जो होता है बच्चों, ये चेंज होते रहता है। एक साल में आपको 2 डीए मिलते हैं। डीए जो होते हैं एक साल में 2 मिलते हैं, एक जनवरी में मिलेगा, एक जुलाई से मिलेगा। अब वो जो रेट होता है वो गवर्नमेंट तय करती है, कभी कहेंगे 3% महंगाई भत्ता बढ़ा, कभी कहेंगे 4% महंगाई भत्ता पड़ा, तो आप उतना जोड़ दोगे। जैसे अगर अभी 34% चल रहा सपोज, ठीक है, अगर अभी कुछ टाइम बाद अखबार में देखना सरकार कहेगी सरकारी कर्मचारियों को सौगात महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, तो 34 की जगह आप कितना निकाल दोगे, 35, 36, 37%, यानी फिर उस टाइम आप जब कैलकुलेशन करोगे इसका 37% जोड़ दोगे। फिर अगला साल आएगा जनवरी, वहां पे लिखेगी सरकार ने नए साल में जो है महंगाई भत्ते में किया इजाफा और उसको 5% तक बढ़ा दिया, तो 37 के बाद फिर 5% आगे जाएगा, 38, 39, 40, 41, 42%। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे, आप इस बेसिक तो इतना ही रहेगा, उस पे आप क्या निकालते रहोगे, डीए निकालते रहोगे, ठीक है, ये डीए निकलता रहेगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ते रहती है। यानी एक साल में अगर आपको 2 बार डीए मिल रहा, तो 2 बार सैलरी में तो इंक्रीमेंट ऐसे ही मिल जाएगा आपको। इंक्रीज कैसे, क्योंकि आपका ये वैल्यू जो है इस पे जो जुड़ रहा है, पहले अगर जिस रेट से चल रहा उसके बाद उसमें जुलाई में मिलेगा, जनवरी में मिलेगा, जुलाई में, जनवरी, जुलाई, हालांकि वो 2-3 महीने लेट मिलता है, तो पुरानी सैलरी के साथ जुड़ के आ जाता है, मतलब पुराना पैसा जो नहीं मिला होता वो एरियर के रूप में आ जाता है, वो सब जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया। तीसरी चीज होती है बच्चों, एचआरए बोलते हैं उसको, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, एचआरए, यानी हाउस रेंट मिलता है आपको। अगर आप सरकारी कमरे में नहीं रहते हैं तो आपको सरकार किराया भत्ता देती है। किराया भत्ता जो भी रेट होगा, चाहे अभी 5,500 मान के चल लो, 6,000 मान के चल लो, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस जोड़ोगे, ठीक है, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी। बाई चांस अगर आप सरकारी कमरे में नहीं रह रहे तो आपका एचआरए गायब हो जाएगा, फिर आपको ये नहीं मिलेगा, सरकार उसको काट लेती है। लेकिन आप किराए में रह रहे हो तो आपको एचआरए, अब देखिए सपोज आपका एचआरए 5,000 है, किराए में अगर आप 10,000 दे रहे हो तो आप 5,000 तो सरकार दे रही, 5,000 आपको जेब से लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सरकारी कमरा मिल गया तो वो 5,000 एचआरए मिल रहा है, तो आपको किसी और को नहीं देना, वो एचआरए आपका काट जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज आप क्या निकालते हो बच्चों, एचआरए निकालते हो। अब वो कुछ भी रेट हो सकता है, सपोज इस एचआरए की वैल्यू हम कितने रखते हैं, 5,000 या 5,500 रुपए रख देते हैं, ठीक है, सपोज ऐसे इस टाइप से। चौथा, एक हल्का फुल्का हिल अलाउंसेज मिलता है, पहाड़ी भत्ता, क्योंकि राज्य जो है पहाड़ी राज्य है तो गवर्नमेंट यहाँ पर हिल अलाउंसेस भी देती है, यानी पहाड़ी भत्ता। सपोज वो 450 रुपया है, यानी हिल अलाउंसेज, यानी उसकी वैल्यू सपोज 450 रुपया है, ठीक है, हिल अलाउंसेज। दूसरा, आप किस संस्थान में काम कर रहे हैं उसके हो सकते हैं कि लोकल के भी अलाउंसेज हों, यानी उसके लोकल के भत्ते भी हों जहां पर आप काम कर रहे हो, क्योंकि कहीं पे वर्कलोड ज्यादा होता है, ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो सरकार ये जानती है कि यार यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ अलाउंसेज देने होते हैं, यानी उसको बोल दो अदर अलाउंसेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो 200 रुपया, 500 रुपया, जो भी है अदर अलाउंसेज। सपोज वो अदर अलाउंसेज सब मिला के आपका 2,500 रुपया बना, सब, ठीक है, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे उस संस्थान का हो, जो भी हो। अब ये हर जगह नहीं होगा, ये हर जगह नहीं होगा, डिफरेंस जो आएगा आपका यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। और ये एचआरए भी अलग अलग होता है बच्चों। अगर आप शहरी क्षेत्रों में हैं, नगर निकाय या नगर निगम के क्षेत्रों में जॉब कर रहे हैं, लाइक हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, देहरादून, तो यहाँ एचआरए ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे किराया जो होता है ज्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे किसी छोटे मोटे कस्बे में जॉब करते हैं जहाँ बहुत जैसे शिक्षा विभाग है, वहाँ एचआरए की वैल्यू कम हो
जाएगी, क्योंकि वहां पर किराया ज्यादा होता नहीं है, आप खुद ही समझते हैं इस चीज को। अभी हम इसीलिए मैंने क्या कहा, हम एक फ्रेम मान के चलते हैं आरओ का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका टोटल का टोटल ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। यानी आप इस तरीके से निकालोगे, आप क्या निकालोगे, बेसिक पे कितनी है ये पता चल जाएगा, उस पे डीए कितना परसेंट है, डीए जो निकलेगा उसको, उस पे हाउस रेंट अलाउंसेस जोड़ दोगे, HRA बोलते हैं उसको, ठीक है, HRA। उस पे दूसरा तो अगला क्या निकाल दोगे आप लोग, हिल अलाउंसेज अगर आपको मिलता है। फिर अगला अदर अलाउंसेज, वो आपका डिपार्टमेंट बताएगा कि आपको क्या अदर अलाउंसेज मिलते हैं। इस आधार पे आपका क्या होता है बच्चों, वेतन निर्धारित होता है। यानी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपका बेसिक क्या है। बेसिक जितना ज्यादा होगा, यानी पहले आप लोग डीए कहते थे ना, अब वही बेसिक होगा। बेसिक जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे पहले कहते थे ना 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, तो जिसका ग्रेड पे जितना कम होता था उसकी सैलरी भी उतनी कम होती थी। अब क्या हो गया, जिसका बेसिक पे कम होगा उसकी सैलरी कम, बेसिक पे ज्यादा, तो सैलरी क्योंकि बेसिक पे के बाद ही जोड़ रहा है, ये देखो ये सब इसी के साथ साथ जोड़ रहा है, तब जाके आपके लगभग सैलरी आती है। अब बताओ, अगर सपोज कर लो तो हम मान लेते हैं ये कितना हो गया, 47,600। फिर डीए का रेट जो भी अभी चल रहा था 34% चल रहा था, तो सपोज हमने 16,000 मान लिया। ये कैलकुलेशन मतलब एग्जैक्ट नहीं होगी, ये 17,000 भी हो सकता है, 16,500 भी हो सकता है, वो तो बात की बात है। तो ये 16,000 रुपया लगा लो, 47, 57 और 57 और 6 कितना होता है, 63, यानी 63-64,000 रुपये जो भी बना, ठीक है। उसके बाद HRA मिल गया आपको 5-5,500 रुपया, तो मान के चले 68-69,000 रुपया, 69, ठीक है। हाउस ये सब मिला के मान के चलो 2-2.5-3,000 रुपये ये, यानी कहीं ना कहीं 71-72,000 रुपये के आसपास आपकी क्या हो जाती है, सैलरी हो जाती है। लगभग 71,000, 71K के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। अगर आप न्यू कॉमर जाते हैं, नए मतलब आरओ के रूप में जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है, लगभग इतनी मान के चलिए, कितनी, 71K के आसपास सपोज, ठीक। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि आपको ये 71K आपकी जेब में आ जाएगा। सरकार टैक्स जो होती है, टैक्स भी आपको पेड करना होता है। तो पहले क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उस फाइनेंशियल ईयर का आपको आपके सैलरी के हिसाब से जो स्लैब होते हैं इनकम टैक्स के, उसमें कुछ ना कुछ पड़ रहा होगा, वार्षिक आय पे कर। तो सरकार क्या करती है, कर स्टार्टिंग से ही, कई डिपार्टमेंट होते हैं स्टार्टिंग से काटना शुरू कर देते हैं मंथली, यानी 3-3 हज़ार रुपये या 4-4 हज़ार रुपये आपका टैक्स काटने लग जाएंगे, क्योंकि आपको लास्ट में बर्डन ना पड़े। क्योंकि पता लगा अगर आपने कटवाया नहीं टैक्स, लास्ट में एक ही साथ आपको 1 लाख रुपया देना पड़ा, 1.5 लाख रुपया देना पड़ा, तो सरकार क्या करती है, या जो भी आपके डिपार्टमेंट होते हैं वो आपका टैक्स स्टार्टिंग से काटने लग जाते हैं। सपोज जहां आप जा रहे हैं उसने कितना कर दिया, आपका 4,000 रुपया मंथली टैक्स काटना शुरू कर दिया, तो 4,000 तो आपका ये माइनस हो गया, ठीक है, जो आपका ये था इसमें माइनस आप लोग 4,000 कर लीजिए। वो किसी भी डिपार्टमेंट में अलग अलग, कहीं 2,000 काटेंगे, कहीं 1,500 काटेंगे, वो आपकी सैलरी कितनी बन रही है उसके हिसाब से। ज्यादा सैलरी बनेगी तो ज्यादा काटेंगे, कम सैलरी होगी तो कम काटेंगे। उसके अलावा आजकल एक चीज चली है, न्यू पेंशन स्कीम, आपको पता होगा NPS। इसके कई मतलब फायदे भी हैं, नुकसान ज़्यादा हैं, कई लोग बताते हैं। और एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार खास पेंशन होती तो ज़्यादा बेहतर था। इसमें पेंशन नहीं मिलती बच्चों, वो जब आप डिपार्टमेंट में आ जाओगे वो आपको तब की तब समझ में आ जाएगी, वो बात की बात है, वो ये मन से नहीं है कि इस बारे में बताया जाए, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसके जो ये टैक्स है, इसके अलावा गवर्नमेंट आपकी सैलरी से NPS काटती है, उसमें अपना भी शेयर देती है और आपका भी काटती है। अब इसके फायदे नुकसान क्या हैं ये तो अलग बात है, ये आप खुद ही पढ़ते रहना, जब आप शासन में या नौकरी में आ जाओगे तब। तो NPS लगभग आपका अभी के हिसाब से इसमें से लगभग 7,500 रुपया NPS आपका कट जाएगा, लगभग का लगभग, ठीक है। ये बाद में क्या होगा, कहां जाएगा ये पैसा, ये बात की बात है। ये 7,500 रुपया आपका कितना हो जाएगा, लगभग 7,500 रुपया NPS कट जाएगा। तो लगभग कितना कट गया, 11,000 रुपया, 11,500 रुपया कट गया। तो 71 में से 11 घटाओ, लगभग 60,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। बाकी अगर आप कुछ कटवा रहे हो वो अलग चीज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अगर मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए, इस प्रकार से आपकी सैलरी का निर्धारण होता है। अब ये देखना कि ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। हर साल आपको 2 DA मिलते हैं, यानी जो DA होते हैं यानी महंगाई भत्ता, वो 2 बार मिलता है, यानी एक जनवरी में और एक जुलाई में, ठीक है। ये आपको क्या मिलते हैं, 2 DA मिलते हैं। अब इस DA में जो रेट होगा वो सरकार तय करती है, 3% दे देगी, 4% देगी। तो जो अभी मैं 34% बता रहा था ना, जब वो 3% दी तो
7%, तो आप बेसिक का 37 निकालोगे, अपनी सैलरी में ऐड करोगे। अगर उसके आप फिर 5% दे दिया तो 37 में 5 जोड़ो 42, बेसिक का 42% निकालोगे। यानी कहीं ना कहीं आपका डीए लगने की वजह से आपकी सैलरी में क्या होता है, इंक्रीज होती है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है। अब कितनी बढ़ती है वो आपकी बेसिक पे डिपेंड है। बेसिक कम होगा तो कम बढ़ेगी, बेसिक ज्यादा होगा तो ज्यादा बढ़ेगी, उसी का तो निकालोगे ना। बेसिक पे निकलता है डी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखना जो आपका डीए है, मतलब जो मैंने अभी एनपीएस बताया वो 10% कटता है, ठीक है। जो मैंने अभी कहा ना जो एनपीएस कट रहा है वो 10% कटता है। 10% कैसे, जो आपका बेसिक और डीए जुड़ के बनेगा, ध्यान से सुनना। बेसिक एनपीएस क्या होता है, एनपीएस कितना रुपया कटता है, एनपीएस क्या है, देखो एनपीएस ये क्या होगा, जो आपके मैंने बेसिक पे बताया था इस प्लस डीए, इसका क्या निकाल देंगे, 10% निकाल देंगे। ये आपका सैलरी से कट जाता है, ये बात की बात है, इसको समझना है। एनपीएस कटेगा ही कटेगा, मतलब मान के चलिए लमसम 7-8 हज़ार, 8-8.5 हज़ार है वर्तमान समय के हिसाब से। बाकी आपका जो बेसिक बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, तो वो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी जो कट रही है, ठीक है। वो हमें इतना नहीं सोचना है, वो तो आप एनपीएस कितना कटता है, बेसिक पे कितना है प्लस उस पर डीए कितना मिल रहा है, दोनों को जोड़ोगे। अभी परसेंट में नहीं है, डीए की जो वैल्यू आई, जैसे मैंने 16,000 कुछ बताया, ऐसे आप लोग जोड़ोगे, उसका 10% निकालोगे, आपका एनपीएस कट जाएगा। अब देखिए, अब लास्ट चीज बता रहा हूं, आखिर आपकी सैलरी बढ़ती कैसी है, यानी हर साल आपकी सैलरी में कैसे इंक्रीज होता है। देखिए ठीक बच्चों, दो चीजें होती है सैलरी जो इंक्रीज करती है। एक होता है आपका बेसिक पे, जो स्टार्टिंग में बताया था। इस पे क्या लगता है, हर कर्मचारी के, हर किसी के साल में एक इंक्रीमेंट मिलता है, यानी प्रतिवर्ष एक इंक्रीमेंट, प्रतिवर्ष एक क्या मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। एक क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो इंक्रीमेंट होता है इसकी जो दर है फिलहाल 3% है, यानी हर साल आपकी बेसिक पे जो है 3% बढ़ाई जाएगी। और जो कर्मचारी होते हैं उनको जो ये इंक्रीमेंट मिलता है, आप कहोगे सर कब मिलेगा, किस महीने से जुड़ेगा, ये दो तरीके होते हैं, या जनवरी से जुड़ेगा या जुलाई की सैलरी से जुड़ेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, जिसने अपनी ज्वाइनिंग 1 जुलाई से पूर्व कर दी, 1 जुलाई से पूर्व जिसकी ज्वाइनिंग हो रखी है, यानी 1 जुलाई से पूर्व, तो उसका जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा। और जिसकी 1 जुलाई से आगे ज्वाइनिंग हो रखी है उसकी जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। वो आपकी देखी जाएगी कि ज्वाइनिंग डेट कब है, क्या आप 1 जुलाई से आगे को हैं, या मतलब 30 जून के बाद 1 जुलाई या उससे आगे, या 1 जुलाई से पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई है। पहले हुई है तो आपको जनवरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, और बाद में हुई है तो आपकी जुलाई में मिलेगा, ठीक है, यानी 1 जुलाई के बाद। अब देखना, जैसे आपका बेसिक पे सपोज कुछ भी है, ठीक है, जैसे आपका बेसिक पे 50,000 रुपया, 47,000 कुछ है, तो जैसे आप 30 जून को आपने ज्वाइनिंग की थी, या 25 मतलब आपने जून को ज्वाइनिंग की थी, या 2 जनवरी को की, कभी भी की, यानी जुलाई से अगर पहले किया है, हर साल जनवरी में आपकी सैलरी में इस बेसिक पे का 3% निकालेंगे तो आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी बेसिक पे इंटू 3/100 जो इसकी वैल्यू आएगी हर साल, वो क्या होगा, बेसिक पे पड़ेगा। जैसे अगर आपने 47,600 बताया मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है, आपका 1 साल पूरा हुआ जनवरी में तो आपको इंक्रीमेंट मिला, अगला बेसिक हो जाएगा आपका 49,000, फिर आपका बेसिक पूरा हुआ, सपोज आपका होगा 51,500, कुछ भी हो सकता है, वो तो वैल्यू देखना पड़ेगी कितना हो रहा है, जो भी निकलता है, ठीक है। तो आपका बेसिक इस तरीके से हर साल बढ़ेगा। अब बताइए, जैसे ही आपका बेसिक बढ़ रहा है, यानी आप बेसिक सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो उस पर जब आप डीए निकालोगे तो ज्यादा वैल्यू पे डीए निकलेगा तो ज्यादा बढ़ेगी ना। तो इसी बेसिक पे हर साल आपको 2 डीए मिलते हैं, 2 डीए, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में, ठीक है। 1 जनवरी और 1 जुलाई में मिलते हैं। तो सपोज पहला साल है जब आपने ज्वाइनिंग की, आपकी बेसिक ये है, तो आपका जो डीए रेट चल रहा होगा आपका जैसे 34% है, तो आपने इसका 34% निकाला। जुलाई आते आते आपको एक और डीए मिल गया 3%, आपने 37% निकाला। ये दोनों से आपकी सैलरी बढ़ी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अगले साल जनवरी में एंटर करके आपका 3% इंक्रीमेंट मिल गया, ये हो गया 49,000। फिर वो जनवरी वाला जो डीए है, इस 49,000 पे अब आप डीए निकालोगे, वो 37 वाला सपोज 5% हो गया तो 42% इस पे निकालोगे। फिर जुलाई आएगा, जुलाई में फिर आपको 3% दे दिया सपोज, तो 45% इस पे आप क्या निकालोगे, अपना डीए निकालोगे। उसके बाद जैसे ही अगले साल का जनवरी आया, आपका फिर एक 3% का इंक्रीमेंट मिल गया, आपकी सैलरी इतनी होगी। फिर इस पे जो डीए है सपोज 45 की जगह 49% हो गया, इसका 49% निकालोगे। फिर जुलाई आएगा, फिर आपने कहा 3% और बढ़ा दिया, 52% निकालोगे। इस प्रकार से आपकी सैलरी जो है प्रति
वर्ष से डीए और इंक्रीमेंट की वजह से शासकीय सेवाओं में या सरकारी नौकरी में आपकी डीए लगने से या इंक्रीमेंट लगने से आपकी सैलरी बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीटली एक प्रकार का कैलकुलेशन किया जाता है। अब ध्यान से लास्ट चीज सुनना बच्चों, आपको ये इंटेंशन नहीं था कि आपको सैलरी बताई जाए और आपकी जब जॉब ही नहीं है इसका लालच दिया जाए, ये नहीं है। ये एक सिर्फ अपने आप पे उत्सुकता होती है कई छात्रों की कि यार हमें क्या मतलब होता होगा, कैसा होता होगा, जानना चाहिए। अब आप किसी भी नौकरी की तैयारी करेंगे, आप अपना लेवल चेक कर लेना किस लेवल की है और उसका बेसिक क्या है, और उस टाइम डीए रेट क्या चल रहा है आप नेट में सर्च कर लोगे, बेसिक का डीए निकाल दोगे। उसमें ये चेक करना कि वो जो जॉब है वहाँ पे एचआरए कितना मिलता है, कितना परसेंट है, हर जॉब का होगा वो आपका विभाग बता देगा। उसके बाद आपको कितना मतलब आपका जो हिल अलाउंसेज है या अदर अलाउंसेज है वो आपका विभाग बता देगा। जनरली ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो मैंने बताया वो आपकी जिस चीज़ की हम तैयारी करेंगे आरओ वाला एग्जाम है उसके समथिंग आसपास की है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्लास नहीं थी लेकिन एक प्रकार का अपने आप में काम था जो आपको बताना, मतलब मेरा काम था आपको बताया जा सके कि आप लोग मन बना लें कि आपने इस बार किसी न किसी तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ है आपकी समझ आई होगी। आप इसको पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला आपका, ये खाली एक अवेयरनेस था, मतलब आपको जागरूक, मतलब जागरूक भी क्या, आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि ऐसा होता है। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।